हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो लोग? तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ये बताया करो कि आप लोग अच्छे हो। मेरा पूछ लेते हो और खुद का नहीं बताते आप लोग, तो गलत बात है ना। बताइए, तो सब कुछ तो आपको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कमेंट में आपके क्वेश्चंस होंगे, आप मैं डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब तो करो करो ही करो। ठीक, इतना तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट है, आज 11 का सेशन है। ठीक है, तो 11 के सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन में आज यहाँ करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत फ्रूटफुल होगा हर टाइप के बच्चे को। जो बच्चे जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं सितंबर में, जिनका एग्जामिनेशन जेई एडवांस या मेंस या नीट का होने वाला है, क्लास 11 के बच्चों का, मतलब क्लास 12 के बच्चों का, हर तरीके के बच्चों का। ठीक, बहुत यूजफुल टॉपिक, बहुत काम का टॉपिक। और ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट मैं उन सारे टॉपिक्स को डील करने जा रहा हूँ। ठीक, ठीक है ना। या फिर मैं इस लाइव सेशन में ऑलमोस्ट उन सारे टॉपिक्स को मैं डील करने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली एक ना एक सवाल जो है तुम्हारा आ ही जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉलिजन। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा कॉलिजन। ठीक, क्लास 11 का टॉपिक है ये। तो कॉलिजन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ध्यान में ये रखना है हमेशा हमें कि आप जैसे मान लो, ठीक, कॉलिजन, कॉलिजन जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जानना कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, और उसके साथ साथ इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स का शुद्ध मीनिंग होता है एक झटका, मतलब एक शार्प फोर्स बहुत ही कम टाइम में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगा दी जाए तो वो मोमेंटम कम में एक शार्प चेंज कर देता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब भी कॉलिजन हो रहा हो तो तुम खुद सोचो, मतलब एक जनरल सी थिंकिंग है। एक सोचो यहाँ पे, जैसे मान लो कि बॉल यहाँ पे आया, हिट हुआ। ठीक, कितने देर तक वो बॉल इस बोर्ड के कांटेक्ट में रहता है। जैसे मान लो कि जैसे बचपन में हम लोग गेम खेला करते थे कि दीवार के ऊपर बॉल मार के वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आता था, हम उसे कैच करके कि याद है सब लोगों को? डेफिनेटली याद होगा सबको। ठीक, खूब खेला है हम सब ने गेम। तो सोचो जरा कि वो जो बॉल आकर यहाँ पे हिट कर रहा है, सोचो इसकी मोमेंटम, जब बॉल इस तरफ जा रही थी कि मोमेंटम किधर की, अंदर की तरफ थी ना। ठीक, इसको हिट किया उसने, एंड कितने देर तक वो इस ऑब्जेक्ट के साथ या इस वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में होता था? कुछ माइन्यूट सेकंड। ठीक, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, ऐसा ही कुछ टाइम लगा होगा। उतने देर में ये वाली मोमेंटम जो इस तरफ थी वो जीरो होती है। फिर एग्जैक्टली उतना ही मोमेंटम, हो सकता है एग्जैक्टली या थोड़ा कम, उतना ही मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में गेन कर लेता है। सोचो जरा कितना हाई अमाउंट का फोर्स इस वॉल ने उस बॉल के ऊपर अप्लाई किया होगा। या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ है, जितना वॉल इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है उतना ही बॉल उसके ऊपर अप्लाई कर रही होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, सोचो, इस मतलब ये बहुत थिंकिंग वाली बात है। ठीक, तो ऐसे फोर्सेस जो शार्प चेंज इन लीनियर मोमेंटम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, और इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं। मतलब जो यहाँ पे देखो है क्या, जो फोर्स इधर की तरफ लगा, अब फोर्स बहुत हाई अमाउंट का है, कितना है ये भी हमें नहीं पता। ठीक, लेकिन वो बहुत माइन्यूट टाइम है। तो अगर हम गलती से हम किसी भी तरीके से अगर टाइम निकाल पाए कि कितने देर तक ये ऑब्जेक्ट जो है इस वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में रहा है, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम अगर पता चल जाए, ठीक है ना, तो हम इम्पल्सिव फोर्स भी बता सकते हैं। ठीक, देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना हमारे लिए आसान है। सोचो जरा, एमवी से यहाँ पे हिट हुआ, और अगर एग्जैक्टली सेम स्पीड से रिटर्न हुआ है आपकी तरफ, तो चेंज हुआ। तो वेक्टर्स को आप कर रहे हो, वेक्टर्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल इस डायरेक्शन में, इनिशियल इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ऐसे लिखोगे ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। जब भी मान लो कि ये वॉल है, ये वॉल है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है, यहाँ पे इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है, तो और इसका मास अगर m है, तो इनिशियल मोमेंटम देखो किधर है, एम वी किस डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक,
और कोलिजन के बाद जब ये रिटर्न हुआ, तो अगर मैं मान लूं कि सेम स्पीड से रिटर्न हुआ, वी स्पीड यहाँ पे, तो अब इसकी मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम किस डायरेक्शन में, एम वी, इस तरफ है। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो बताओ तो जरा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर है और आपको पता है वेक्टर्स को किस तरीके से यूज करते हैं, बहुत ध्यान से देखो जरा यहाँ पे। तो एज्यूम करो जरा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लूं, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, तो सोचो तो ये जो फाइनल मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू एक्स एक्सिस। तो ये रहा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं ना, माइनस आई कैप, अपोजिट टू यार एक्स एक्सिस को माइनस आई कैप लिखते हैं डायरेक्शन में। क्लियर? माइनस इनिशियल मोमेंटम देखो गुजरा कितना, एम वी मल्टीप्लाइड बाई आई कैप। तो देखो कि ये आ गया -2 mv आई कैप। बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं कि भाई एक मोमेंटम इधर, एक मोमेंटम इधर, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। गलत बात, क्योंकि मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसको स्केलर के फॉर्म में आप ऐड नहीं कर सकते हैं। समझ में आगे बात? क्लियर है यहाँ पे? तो उसको वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन के बेसिस पे काम करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे काम किया, तो जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम हुआ है वो है 2mv। ठीक, तो हम इसी को बोलेंगे दैट इज द इम्पल्स। समझ में आ गया? और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है हम लोगों को, वो इम्पल्स को रिलेट कर रहा होता है। क्या लिखता है कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। याद करो जो मोमेंटम वाला टॉपिक हमने किया था, उसमें मैंने इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया था। ठीक, तो द फोर्स इज नेट फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, dp इज इक्वल टू नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई dt। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, तो देखो कि ये क्या निकल कर आ जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज द नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dt इंटीग्रेशन। और इसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। ये हमारा इम्पल्स है, और ये जो नेट फोर्स है दैट इज कॉल्ड द इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए, तो इम्पल्स को या चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, एफ एवरेज मल्टीप्लाइड बाई जो टाइम ड्यूरेशन। अगर टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए काउंटेबल हो, कहने का मतलब अगर ऐसा हो कि 1 माइक्रो सेकेंड 1 मिली सेकेंड हो, अगर काउंटेबल हो, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें एवरेज फोर्स पता है तो आप चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर एवरेज फोर्स आपको निकालने को बोला जाए तो वो कितना आ जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टाइम। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है यहाँ पे? एक बार नोट कर लो जैसे। बेटा ये कॉलिजन में अभी पढ़ा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे रहें, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में करा रहा हूँ, बहुत काम आने वाला है आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखोगे। आज पूरा का पूरा लेक्चर में एकदम बैठ के एकदम आराम से देखो, देखो कितना मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज रियल लाइफ में हो रहा हो क्या हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, बट फिजिक्स का क्या काम है, वो जो रियल लाइफ में हो रहा है, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करना। हम उसी कॉलिजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वो ऐसा कोलिजन जो हमने बचपन में बॉल को दीवार पे मार के बॉल को वापस से कैच करने वाला काम किया था, वहां भी कोलिजन था। दो बसेस का आपस में टकराना, दो व्हीकल्स का आपस में टकराना, हमारा किसी और चीज से टकरा जाना, किसी और चीज का हमारे से टकराना, इन एवरी सेक्शन हम पूरे के पूरे कोलिजन से कहीं ना कहीं घिरे ही हुए हैं। तो उसी टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चेंज इन लीनियर मोमेंटम मैंने बोला कि एक मास जो है वो राइट साइड को जा रहा है, इस वॉल से टकराया, वो कि नहीं स्पीड से रिटर्न बैक हो गया, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज दिस मच। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय, अगर टाइम आपको पता है, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वॉल ऑन दिस मास। ठीक है, या फिर यूं बोले एक्सर्टेड बाय दिस मास ऑन दिस वॉल, एक ही बात है बेटा। ठीक, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स ये बॉल इस बॉल के ऊपर अप्लाई करेगी, उतना ही फोर्स ये बॉल इस बॉल के ऊपर भी अप्लाई करेगा। ठीक, ये बात तो हमें क्लियर है। हाँ, डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा, तो बॉल जो यहाँ पे कोलाइड हो रहा होगा, वॉल के ऊपर फोर्स कैसे लगा रहा होगा, राइट साइड, वॉल इसके ऊपर फोर्स कैसा लगा रहा होगा, लेफ्ट साइड। देखो वही बता रहा है ना, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव क्या बता रहा है, तो अगर हम इस रिलेशन से देखो dp बाई dt, या फिर यहाँ पे देखो तो जो एवरेज फोर्स है चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाई टाइम टेकन। और तुम्हें पता है कि डेल्टा की कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये तो इकलौता सच है वर्ल्ड का, इस यूनिवर्स का,
कि टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम हमेशा एक्सटेंड ही होता है, हमेशा बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता। ठीक, अगर ऐसा हो जाता कभी कम हो जाता तो आज भी मैं आप लोगों की तरह 16-17 साल 18 साल का बच्चा हो क्या। ठीक, मिस करता हूँ, बट ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक, तो डेल्टा की विल नेवर बी नेगेटिव, ये कभी घट ही नहीं सकता। ठीक, ये तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो डेल्टा पी अगर पॉजिटिव हुआ तो एवरेज फोर्स पॉजिटिव होगा अगर डेल्टा पी नेगेटिव हुआ तो एवरेज फोर्स नेगेटिव होगा। तो देखो डेल्टा पी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बता रहा है बेटा, अपोजिट टू द एक्स डायरेक्शन, मतलब ये जो फोर्स बॉल के ऊपर लगा होगा वो अपोजिट टू एक्स डायरेक्शन लगा होगा। देखो मैथमेटिक्स भी ये बात कह रही है और जनरल सी बात है, हम भी को यही कह रहे हैं कि जब ये बॉल इस वॉल के ऊपर टकराएगा, ठीक, तो वॉल इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो कितना करेगा, दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये बॉल इस बॉल के साथ कितने देर तक कांटेक्ट में रहा है, बस अपना काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक, अब देखो ये जो फोर्स होता है ना, ये जो नेट फोर्स, इसको बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स की वजह से मोमेंटम शार्प, जैसे मैंने पहला ही एग्जांपल दिया कि बॉल को मारा, सोचो क्या ऐसा होता है कि बॉल वॉल को हिट करता है, 2 सेकंड तक उस वहीं पर रुका रहता है कि अच्छा रुक जा भाई, ठीक, थोड़ा आराम कर लेने के, और फिर वहां से रिटर्न बैक होता है। ऐसा तो होता नहीं, बॉल इंस्टेंटली गया, हिट हुआ और रिफ्लेक्ट बैक, ऐसा ही होता है ना हमेशा। ठीक, मतलब वो जो टाइम टेकन ड्यूरिंग द कॉलिजन, मतलब वॉल और बॉल के बीच का जो वो टाइम ड्यूरेशन है जब तक वो कॉन्टैक्ट में रहे, वो बहुत छोटा है। ठीक है ना, बहुत बहुत छोटा। समझ में आ गई बात। उस छोटे से टाइम इंटरवल में सोचो बॉल तुम्हारी तरफ जा रहा था, ठीक, मान लो कि तुम बॉल हो, तुमसे टकराया, बॉल उतने ही स्टिक से रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब पहले को उसको उसकी वेलोसिटी को आपने जीरो किया, आपने जो फोर्स अप्लाई किया, फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही वेलोसिटी प्रोवाइड भी कर दी उतने छोटे से टाइम में। तो सोचो वो फोर्स कितना हाई हाई मैग्नीट्यूड का होगा। इसलिए जब इम्पल्सिव फोर्स नेचर में होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, सब त्राहीमाम बोलते हैं कि ना हमारी औकात नहीं तेरे से बात करने की, क्योंकि ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स में काउंट होता है। ठीक, तो जैसे ही ये मतलब कॉलिजन जिस दौरान हो रहा होगा, उस दौरान आप एमजी को, स्प्रिंग फोर्स को, इन सबको भूल जाना। ठीक, क्योंकि इनकी औकात ही नहीं है, क्योंकि वो फोर्स बहुत हाई अमाउंट का है। और एमजी एंड स्प्रिंग फोर्स, इनको बोलते हैं हम लोग कि ये नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। इनका मोमेंटम चेंज करने में, शार्प मोमेंटम चेंज करने में कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले ये नहीं करते हैं। इनका इफेक्ट इम्पल्सिव फोर्स के सामने बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जब भी कॉलिजन के क्वेश्चन करो, ठीक, इफेक्ट ऑफ एमजी एंड स्प्रिंग फोर्स इग्नोर कर दिया करो। लेकिन कुछ और फोर्सेज जो हम लोगों ने नेचर में देखा है, जैसे नॉर्मल फोर्स, ठीक, और कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स जो वायर अप्लाई करती है, ये केस डिपेंडेंट होता है। मतलब किसी केस में ये इम्पल्सिव हो सकता है, किसी केस में नॉन इम्पल्सिव हो सकता है। मतलब बहुत ही एक फाइन बाउंड्री, बहुत ही एक पतली सी बाउंड्री है इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव के बीच में। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट कोई भी डेफिनेशन आप ये नहीं बोल सकते कि ये इम्पल्सिव ही होगा और ये नॉन इम्पल्सिव भी ही होगा, ऐसा नहीं। अगर मैं बोल दूं कि नॉर्मल नॉन इम्पल्सिव ही होगा तो गलत बात है, क्योंकि केस डिपेंडेंट है, ये सब केस डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इम्पल्सिव फोर्स किसको बोल के, ये बात समझ में आया, जब कॉलिजन हो रहा हो और सिंपल सी बात, एक बहुत हाई अमाउंट का फोर्स जो कि बहुत कम टाइम के लिए लगे और जो बॉडी के मोमेंटम में शार्प चेंज करके, इस टाइप के फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और ये जो कॉलिजन के दौरान जो दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड हो रहे हैं, उनके बीच का जो फोर्स होता है वो इम्पल्सिव ही होता है, तभी तो वो बॉडी के मोमेंटम को शार्प चेंज कर देता है। तो जब भी ये वाले फोर्सेज, ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसे भी पता है कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो कांटेक्ट फोर्स किसको बोलते हैं बेटा, नॉर्मल को बोलते हैं ना। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इम्पल्सिव होगा। ठीक, और उसके सामने ये एमजी स्प्रिंग सब गायब, औकात ही नहीं इनकी, इनके बारे में डिस्कशन ही नहीं करना। नॉर्मल अपने नॉर्मल एकदम सुपीरियर है। ठीक है, वो भी कौन सा नॉर्मल बेटा, जो इन दोनों के बीच में लगा है। ठीक, अभी मैं कुछ एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूं ताकि आप इम्पल्सिव और नॉन इम्पल्सिव के बीच में एक डिफरेंस समझ पाए। ये पूरी बात तो समझ में आ गई है। ये सिंपल डिस्क्रिप्शन है, याद रखना नीट एग्जामिनेशन में इस पे भी बहुत सारा सवाल पूछते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये गिगेगा तो आपसे एवरेज फोर्स पूछ देगा, और कभी एवरेज फोर्स गिगेगा तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम पूछ लेगा। लिखते वक्त बहुत ध्यान में रखना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत केयरफुल लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
अब देखो जैसे देखो कुछ एक सबसे पहले नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस केस में नॉर्मल इम्पल्सिव होगा और कौन सा नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लो, मान लो कि एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा अलग करके बता रहा हूँ, बस समझ लेना कि ये कोलिजन हो रहा है। दोनों बिल्कुल सेम शेप एंड साइज के दोनों, ठीक है। तो सोचो जरा इस पे कौन कौन पहले तो इनके ऊपर फोर्सेस देख लेते हैं, ठीक है। जो जनरल फोर्सेस हमें पता है कि जो लॉज ऑफ मोशन में यूज करके उन फोर्सेस को पहले चेक करते हैं। तो देखो इसके ऊपर अगर मैं इसका मास m1 मान लूं, इसका m2 मान लूं, कि इसके ऊपर फोर्स के को n1 लग रहा होगा और नीचे को m1g। क्लियर। इसके ऊपर ऊपर की तरफ n2 और नीचे की तरफ m2g। और तुम्हें पता है, ठीक है, कि ये m2 जो है वो m2g के बराबर होगा, ये n2 किसके बराबर होगा m2g, और ये n1 किसके इक्वल होगा m1g के बराबर, ये हमें पता है। अब सोचो ये मूव कर रहा है इस तरफ और ये मूव कर रहा है इस तरफ, दोनों आपस में भिड़ गए, ठीक। तो भिड़ गए तो इनके बीच में जो कोलाइडिंग फोर्स होगा, ऑलवेज कीप इन माइंड, जो कोलिजन के अलोंग जो फोर्स होता है वो हमेशा दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है। दोनों के सेंटर जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास देख रहे हो ना, चलो ये शेयर है तो इसमें को हम आसानी से बोल सकते हैं कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन है, ठीक। लेकिन कोई भी अनदर बॉडी हो, ठीक, उस केस में उनके सेंट्रॉइड को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कोलाइडल फोर्स का जो क्या है। देखो यहाँ पे तो ये हो गया इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब भिड़ेंगे आपस में तो ये इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा नॉर्मल, न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक। ये कौन सा फोर्स है बेटा, जो कोलिजन हुआ है वो वाला फोर्स है ये। तो ये फोर्स तो ये फोर्स कौन सा है, इम्पल्सिव है। ये तो आपको पता है कि कोलिजन जिस फोर्स के कारण कोलिजन हुआ है या कोलिजन के दौरान जो फोर्स आपस में लगे हैं वो जो कोलाइडिंग फोर्स, ठीक, दैट कोलाइडिंग फोर्स इज ऑलवेज इम्पल्सिव। कभी तो ये दोनों मान लो कि ऐसा भी तो होता है कि ऐसे कोलाइड होगा और रिफ्लेक्ट होकर पीछे चला जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी जो ये थी वो पहले जीरो होगी, गिव फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी, सेम फॉर केस। समझ में आ गई बात। तो ये काफी हाई अमाउंट का फोर्स होगा। क्लियर। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये फोर्स इतना मजबूत हो कि इसकी शेप को खराब कर दे, वो क्या है ना ऐसा कभी कभी, ठीक है। वो क्या है, जैसे एक पत्थर है और एक मान लो कि ईंट है, दोनों को कोलाइड करो, देखना ईंट टूट जाएगा, वो क्या है ना, ठीक। क्यों, क्योंकि ये फोर्स काफी पावरफुल है। समझ में आ गई बात कि ये बॉडी के शेप को भी खराब कर सकता है। ऐसे बॉडी जो अपने शेप को रिगेन कर सके, मतलब वापिस ओरिजिनल शेप में आ सके, ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक। तो जो टेनिस का जो बॉल होता है ना जनरली उस शेप में आता है, ठीक। लेकिन जो ड्यूज बॉल बोलते हैं ना, जिसे क्रिकेट खेल के लेदर बॉल जिसको बोलते हो, ठीक है, वो देखना बॉल से मतलब बैट से लगने के बाद कुछ देर के बाद मल्टीपल टाइम जब उसको बैट्समैन हिट करता है तो देखना थोड़ी देर बाद उसकी शेप खराब हो जाती है और उस बॉल को एक चेंज कर दिया जाता है। क्यों, कहीं ना कहीं उस बैट से उस बॉल के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो भी तो कोलिजन ही हो रहा है। बॉल ने बैट को हिट किया या बैट ने बॉल को हिट किया है, ठीक है। तो फोर्स तो लग ही रहा है दोनों के ऊपर, बैट भी खराब हो सकता है, बॉल भी खराब हो सकता है। समझ में आ गई बात। मतलब अगर बॉडी का शेप मेंटेन रह गया तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे कि ये इलास्टिक बॉडी है, और अगर शेप चेंज हो गया तो ये इन इलास्टिक बॉडी है। समझ में आ गई बात। और अगर शेप चेंज हो गया किस टाइप के कोलिजन को क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर शेप मेंटेन रह गया तो इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक। अब पहले सबसे पहले यहाँ देखो तो एन क्या है, ये जो एन है ये कौन सा है, ये कोई इंपल्सिव है ना। ये वाला जो फोर्स है ये इसी के इफेक्ट के कारण इनकी मोमेंटम चेंज हुई है, ये कोई इंपल्सिव है, ठीक। क्लियर है यहाँ पे। तो ये n1 और n2 क्या है बताओ तो जरा, अब जरा देख के बताओ तो। देखो n का डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस में, ठीक। और ये क्या है, वाई डायरेक्शन में। तो मैंने आप लोग को बोला था ना कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी चीज हो रहा हो उसका इफेक्ट वाई डायरेक्शन में नहीं होता, और वाई डायरेक्शन में कोई भी चीज हो उसका इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में नहीं होता। तो ये बेचारा जो नॉर्मल है वो सिर्फ m1g को बैलेंस कर रहा होगा। और ये देखो ये वीक फोर्स है ना, ठीक। तो नॉर्मल ये वाला नॉर्मल भी वीक होगा, ये भी वीक फोर्स है तो ये भी वाला नॉर्मल वीक होगा। मतलब n1 और n2 क्या होगा, ये नॉन इम्पल्सिव होंगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। अभी हम कुछ एक केस देखेंगे, n1 एंड n2 क्या होगा, नॉन इम्पल्सिव। क्लियर। इस पर्टिकुलर केस में हमने ये बात कहेगी। और m1 m2 m1g और m2g को ये को ऐसे ही नॉन इम्पल्सिव हो गए कि इनको कोई इग्नोर ही करो, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। अभी अगला केस देखते हैं। मान लो
कि कोलिजन के दौरान ये कुछ चलो सेम शेप एंड साइज के थे। अगर मैं ये बात कर लूं कि एक बड़े साइज का है और एक छोटे साइज का है, ये हिट करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो इनका लाइन ऑफ कॉलिजन किसको बोलेंगे बेटा? लाइन ऑफ कॉलिजन मतलब दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन। तो नॉर्मल जो फोर्स लगता है उसी तरफ लगता है। ठीक है, तो ये रहा दोनों को मिलाने वाली लाइन। इसका सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में। क्लियर? और ये जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में। क्लियर? ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये इसी फोर्स के कारण तो कॉलिजन हो रहा है। ठीक है ना, या बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो एन क्या है? एन तो हमेशा ही इंपल्सिव होना है। इंपल्सिव मतलब वो फोर्स जो कि मोमेंटम में शार्प चेंज करके और बहुत कम देर के लिए हो। तो ऐसा थोड़ी है कि 2 मिनट तक ये चिपके रहेंगे आपस में, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, ये तो बहुत 2 पिको सेकंड ऐसे बोल सकते हो, उतने टाइम तक ही आपस में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये रहा N1, ये लगा M1G, इसका मास M1 है, ये मास M2 मान लो। ये कौन सा है? M2। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा? M2G। अब सोचो, देखो ये तो बेचारे नॉन इंपल्सिव है, इनकी को औकात ही नहीं है इसके सामने डिस्कशन करने की, इनके सामने इनको को भूल ही जाओ। ठीक, अब N1 और N2 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन इंपल्सिव होगा, कौन सा नॉन इंपल्सिव होगा, जरा देखते हैं इस बारे में। सोचो जरा, ये देखो, सोचो कि जरा अगर मान लो कि फोर्स इस तरफ है तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कैसे होंगे? देखो किसी एंगल पे, एक एक्स की तरफ और एक नीचे की तरफ वाई की तरफ होगा ना। सोचो सोचो, इस वाले फोर्स का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक नीचे वाले डायरेक्शन में। ठीक, और इस वाले नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की तरफ। सोच रहे हो? अब सोचो जरा, ये देखो पहले इस नॉर्मल का दो कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है देखो, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा था, M1G नीचे लग रहा था। अब ये कंपोनेंट ऊपर लगा तो होगा क्या? कभी कभी ऐसा देखना जब कोलिजन होगा कि ये वाला बॉल ना अपना सरफेस छोड़कर ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इतने हाई अमाउंट का है कि वो हो सकता है कि अकेले mg को बैलेंस कर जाए, तो ये वाली फोर्स जीरो हो जाए। और जब नॉर्मल जीरो हो जाए इसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, मतलब ये उछल जाएगा ऊपर। देखना जब भी कॉलिजन होगा ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक, इसका मतलब कि इस वाले नॉर्मल का इफेक्ट जो है ना, इसको डिक्रीज करने में, तो ये बेचारा तो पहले से ही M1G के बराबर था। ठीक, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग के, ठीक, इसको तो और डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया? क्योंकि N1 का ये कंपोनेंट, इसको मैं लिख देता हूँ, ये N का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये N का पैरेलल कंपोनेंट है। N का, ये N का पैरेलल कंपोनेंट है, N को ये था, और N का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इस वाले ऑब्जेक्ट पे। ठीक, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये N1, ये दोनों मिलकर mg को बैलेंस कर रहे होंगे। तो सोचो कि बेचारा पहले N1 M1G के बराबर था, अब ये एक और ऊपर लग गया जो कि बहुत हाई अमाउंट का है। तो सोचो कि इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑलमोस्ट घट के कभी कभी हो सकती है जीरो भी हो जाए। तो इस केस में क्या N1 इंपल्सिव होगा? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ गई बात ना? हमेशा याद रखना, इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकता है, कोई नॉन इंपल्सिव फोर्स बैलेंस नहीं कर सकता है। ठीक है ना? इंपल्सिव फोर्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय अनदर इंपल्सिव फोर्स। ऑलवेज कीप इन माइंड। क्यों? क्योंकि दूसरे इंपल्सिव फोर्स की ही औकात है कि किसी इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर सके, mg की औकात ही नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो N1 है वो नॉन इंपल्सिव है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में सोचो। देखो इसका कंपोनेंट नीचे है। ठीक, मतलब एक तो ये लग रहा था, एक और इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ लगा था। सोचो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स काफी ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए N2 को क्या करना पड़ेगा? N2 की वैल्यू को काफी इंक्रीज करना। कभी कभी देखना कि ऐसा कोलिजन होगा तो हो सकता है कि ये सरफेस टूट भी जाए। अगर सरफेस वीक हुआ ना तो ये वाली सरफेस टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इस सरफेस में इतनी औकात नहीं है कि इस इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो हम वो केस ले रहे हैं कि अभी टूट नहीं रहा, मतलब ये वाली जो फोर्स है इतना पावरफुल है कि इसको बैलेंस करने के लिए इसको खुद में पावरफुल होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो सरफेस एक हाई अमाउंट का फोर्स ही अप्लाई कर रही होगी, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? इम्पल्सिव। समझ में आ गई बात? तो N2 क्या हो गया? इम्पल्सिव। समझ में आ रहा है? देख रहे हो क्या यहाँ पे? देखो हेड नॉर्मल ही, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनेरियोज है, अलग अलग केस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो अलग अलग केस में देख लो, किसी केस में इम्पल्सिव हो जा रहा है, किसी में नॉन इम्पल्सिव हो जा रहा है। कैसे समझ रहे हैं? ये बात आपका क्लियर हुआ?
ठीक। अब सोचो जरा, चलो ये तो हमने यहाँ पे बात किया कि नॉर्मल को लेके, अब जरा एक बार फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करके, आपको पता है ना फ्रिक्शन नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन इज काइनेटिक, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं नॉर्मल पे डिपेंड करता है, दोनों ही भाई भाई है, ठीक। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो सोचो अगर ये नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव है, ठीक है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस सरफेस के कॉफिशिएंट, मतलब इनका जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मल्टीप्लाइड बाई इनका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो, तो मल्टीप्लाइड बाई इनको लिखोगे ना। मान लो कि इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। तो जस्ट एज्यूम कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हो रहा है, अभी मैं जस्ट ऐसे ही मान लो कि ये फ्रिक्शन कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स m2, और देखो ये m2 क्या है, इम्पल्सिव है, तो ये वाली फ्रिक्शन कौन सी होगी, अगर इसको fr2 मैं मान लूं तो fr2 इज ऑल्सो इम्पल्सिव। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब fr1 पे बात करते हैं, सोचो कि जरा ये जो इधर आ रहा है fr1 यहाँ पे, क्लियर। अब fr1 किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इस वाले नॉर्मल पे करेगा ना, तो ये को बेचारा खुद में नॉन इम्पल्सिव है, कि ये वाली फ्रिक्शन कौन सी होगी, नॉन इम्पल्सिव, ठीक। तो fr1 क्या हो जाएगा, नॉन इम्पल्सिव, समझ आ रहा है। तो देख रहे हो ना, इसीलिए मैंने कहा था कि फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल ये केस डिपेंडेंट होते हैं कि कौन से केस में ये इम्पल्सिव है, कौन से केस में ये नॉन इम्पल्सिव है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इम्पल्सिव फोर्स को अनदर इम्पल्सिव फोर्स ही बैलेंस करेगा, वो किसी नॉन इम्पल्सिव फोर्स के औकात से बाहर की बात है, उसको बैलेंस करना, समझ में आगे बात। मतलब इस सरफेस को अगर बचना है तो इसके बराबर का, अगर mg को मैं गायब कर दूं कुछ पल के लिए, भूल जाओ इसको, तो इसके बराबर का नॉर्मल अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सरफेस बरकरार रह सकता है, वरना खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आगे बात, तो ये क्लियर है बेटा। नॉर्मल और फ्रिक्शन के बारे में एक रफ डिस्कशन हमने कर लिया है यहाँ पे कि कैसे वो इम्पल्सिव होगा और कैसे नॉन इम्पल्सिव होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पे। तो इलास्टिक मैंने क्या कहा कि अभी के जस्ट हम ये चेक कर रहे हैं कि इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है, अभी कॉलिजन पे हम आएंगे, ठीक। अगर बॉडी की शेप वापिस से मेंटेन रखे, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों कॉलिजन के बाद और कॉलिजन से पहले अगर बॉडी की शेप बिल्कुल हूबहू सेम है, तो ऐसे कॉलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कॉलिजन। और अगर बॉडी की शेप चेंज हो गई है तो इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। और जनरल लाइफ में हमेशा जो कॉलिजन होता है वो इन इलास्टिक ही होता है, समझ में आ गई बात। दो कारों का भिड़ना, उनका देखना आगे का जो पूरा का पूरा पोर्शन जो है ना वो खराब हो जाता है, ठीक। एक आगे को जा रहा है, पीछे से हिट करना, देखना उस दोनों का जो इसने हिट किया उसका आगे का और जिसको हिट किया गया उसके पीछे का पोर्शन खराब हो जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो शेप है वो खराब ही हो जाता है, ठीक है। तो जनरल लाइफ में जितने भी कॉलेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द गेम इज इन इलास्टिक कॉलिजन, बहुत ही रेयर ऐसे चांसेस है जो कि इलास्टिक कॉलिजन हो, ठीक है। समझ में आगे बात। कुछ कॉलिजन तो ऐसे होते हैं, ठीक, हालांकि वो है तो वो इन इलास्टिक ही, ठीक, लेकिन उसको बोलते हैं प्लास्टिक कॉलिजन। प्लास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब वो कोलिजन के बाद चिपक जाते हैं, ठीक। समझ में आ गई बात। जैसे मान लो कि एक व्हीकल आगे जा रहा था और एक पीछे से आकर हिट हुआ, तो बहुत बहुत बार ऐसा होगा दोनों आपस में चिपक जाएंगे और आगे की तरफ चले जाएंगे। जैसे बुलेट, बुलेट को अगर फायर करोगे, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, उस ऑब्जेक्ट को जब बुलेट जाकर हिट करेगी, देखना वो ऑब्जेक्ट और बुलेट दोनों साथ में उड़ जाएंगे, बुलेट उसके अंदर घुस जाएगा और वो दोनों साथ में उड़ जाएंगे। तो किस टाइप ऑफ है, इन इलास्टिक कोलिजन ही, ठीक। समझ में आ गई बात। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एक नया नाम, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे लेटर, अभी फिलहाल तो ये समझ लें। अब टेंशन के बारे में एक बार देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन को हमने देख लिया है। अब चलो देखो टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट एक वायर से ऐसे बंधा हुआ है, ध्यान से देखना, ये एक ऑब्जेक्ट यहां से आकर इसको हिट करता है, एकदम बिल्कुल इसके करीब बना रहा हूं मैं, ऐसे आकर इसको हिट करता है, इसकी मोमेंटम इस डायरेक्शन में। देखो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा टी, अगर मैं इसको m2 मान लूं तो इस पे कितना लग रहा होगा, m2g, ऐसा लग रहा होगा, क्लियर है यहाँ पे। और जिस सरफेस के ऊपर होगा या फिर हवा में उड़ते हुए ये बुलेट ही मान लो कि ऐसा है, इसको आकर हिट कर रहा है, एनी केस, ठीक है ना, बस मैं ऐसे ही सिंपली मान रहा हूँ।
सोचो जब ये कॉलिजन होगा तो फिर से इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा होगा बेटा? लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलो, लाइन ऑफ कॉलिजन बोलो, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन। तो जो कोलाइडिंग जो फोर्स है जिसको आप नॉर्मल फोर्स बोलते हो, वो फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। क्लियर है यहाँ पे? तो सोचो जरा, क्या इन फोर्सेस का, ये वाली फोर्स का इफेक्ट इस टेंशन के ऊपर होने वाला है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात, जो एक्स डायरेक्शन में लगेगा उसका वाई डायरेक्शन में इफेक्ट जीरो, जो वाई डायरेक्शन में होगा उसका एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट जीरो। ये बात आपको पता है, मोशन इन क्यूटी में मैंने बहुत, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी, इन सब में बहुत बार ये सारा टर्म हमने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो टी है, देखो ये वाला जो नॉर्मल जो आप देख रहे हो ना, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल तो इंपल्सिव है, लेकिन ये जो टी है वो M2G को बैलेंस कर रहा है। M2G को नॉन इंपल्सिव होता है, तो टी क्या हो जाएगा? नॉन इंपल्सिव। समझ में आ गई बात? मतलब इसका रोल मोमेंटम को चेंज करने में नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? मतलब ये मोमेंटम चेंज कर सकता है, मैंने बोला शार्प मोमेंटम में चेंज नहीं करेगा वो। ठीक है, तो देखो ये वाला जैसे ही फोर्स लगे ये उड़ जाएगा हवा में, होगा ना? तो क्योंकि स्टिंग जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएगा, स्टिंग वापस से टाइट होगी, उस केस में टेंशन फिर से इंपल्सिव होगा। ठीक, खैर वो हम लेकर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। फिलहाल मान लो, अगर मान लो कि ऐसा हुआ कि कॉलिजन, ये ऑब्जेक्ट है और बुलेट जो है ना ऐसे फायर हो रहा है, मान लो कि ये बुलेट है, इस तरीके से आकर हिट करता है, तो सोचो तो जरा, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है हमारी सेंटर से, ये हो गई। ठीक, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, ये बेचारा यहाँ पे फिक्स्ड है, ये पहले से बिफोर हिटिंग टी और mg एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। ठीक है, ये बुलेट है बेटा, याद रखना, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए आपको। ये बुलेट, ये इसको हिट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो, अब सोचो क्यों जरा, ये की mg को बैलेंस कर रहा था, वो बेचारा बहुत आराम से था। अब सोचो ये वाली जो नॉर्मल, ये वाली, इसके कारण जो इंपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगी है, तो ये n कौन सा है बेटा? ये तो इंपल्सिव है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम टेंशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो सोचो को इस n के दो कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में होंगे? एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब ये देखो, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अगर इस वायर की औकात नहीं हुई तो ये वायर टूट जाएगा। ठीक है, अगर इसकी इतनी औकात नहीं है कि इस नॉर्मल को बैलेंस कर पाए, क्योंकि ये टी को mg को बैलेंस कर रहा था, अब एक और डाउनवर्ड फोर्स आ गया है एन परपेंडिकुलर, जिसको बोल रहा हूं मैं, उसको भी बैलेंस करने की अगर औकात इसमें है तो ये वायर बच जाएगा, और अगर नहीं है तो ये वायर टूट जाएगा। इसका मतलब ये जो टी होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, बहुत हाई मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। समझ में आगे बात ना? क्लियर है यहाँ पे? तो हाई मैग्नीट्यूड कहने का मतलब कि ये जो टी है इस केस में क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? ठीक है, क्या ये आपका क्लियर है कि टी कैसे? देखो यहाँ पे इस केस में टी नॉन इम्पल्सिव था, इस केस में टी जो है वो इम्पल्सिव है। समझ में आ गया? मेरे अंदाजे से आपको क्लियर हो रहा है? तो टेंशन, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, दे आर केस डिपेंडेंट। mg मतलब एंड स्प्रिंग फोर्स, these two forces are always non impulsive। मतलब जब भी कॉलिजन के दौरान जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसमें mg को और फ्रिक्शन को आप, सॉरी फ्रिक्शन बोल रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना, एज कंपेयर टू इम्पल्सिव फोर्सेज। समझ में आ गई बात? अब इसका रोल जो है ना बहुत बार कॉलिजन में होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम कॉलिजन के उस टॉपिक आपने समझ लिया है कि इम्पल्सिव फोर्स किसे बोलते हैं, नॉन इम्पल्सिव फोर्स किसे बोलते हैं, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखो बेटा, तो अब क्या सबको समझ में आया है? ठीक, अब जैसे मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ये एक धागे से बंधा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, तो फ्रिक्शन को भूल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? अब हुआ क्या कि दोनों का मास मैं m कंसिडर कर लेता हूँ। क्लियर? एक बुलेट जो है, ये एक बुलेट है,
जिसका मास भी m है, ये v या u स्पीड से जाकर इसमें हिट कर जाता है और घुस जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ये कॉलिजन कंप्लीट हुआ, बताओ इस पूरे सिस्टम का वेलोसिटी क्या है। देखो होगा क्या, जैसे ये इसके अंदर घुसेगा, अब ये तीनों एक साथ भागेंगे, इस तरफ भागेंगे ना, तो कितनी स्पीड से भागेंगे, यही पूछा गया। क्योंकि सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब सोचो, देखो हमने अभी तक कॉलिजन नहीं पढ़ा है। ठीक, कॉलिजन में क्या क्या होता है उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, हमने जो पढ़ा है उसको डिस्कशन में लाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मोमेंटम वगैरह आपको पता है कि इम्पल्सिव फोर्स, चेंज इन लीनियर मोमेंटम को इम्पल्सिव फोर्स पर मल्टीप्लाइड विद डेल्टा टी इज कॉल्ड द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में ही इम्पल्सिव फोर्स होगा, या फिर यूं बोलो इम्पल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में ही चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा। इतनी बात हम अच्छे से जानते हैं। तो सोचो जरा, मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो फोर्स इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव, कमेंट में लिखकर बताइए जल्दी से। जो ये टेंशन जैसे इसमें घुसेगा, कोलिजन होगा, उस दौरान जो ये फोर्स इसके अंदर लगा होगा, ठीक, वो टेंशन फोर्स इम्पल्सिव होगा या नॉन इम्पल्सिव। करेक्ट, मैं कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, जेस गेशवाल, अरुण जिम्मी, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, जल्दी बताइए आप लोग। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो सब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, फोर्सेस देखते हैं, देखो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक, जब ये कोलाइड हो रहा होगा, कि इसको मैं थोड़ा करीब करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोलिजन के दौरान ये रहा बुलेट हमारा, तो ये इसके ऊपर नॉर्मल इधर को अप्लाई कर रहा होगा, ये इसके ऊपर नॉर्मल इधर को अप्लाई कर रहा होगा। साइजेस आर इग्नोरेबल, मैं साइज को इग्नोर कर रहा हूँ। सो इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स होगा वो इधर को होगा, इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स होगा वो इधर को। अब देखो ये टेंशन को इस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा ना, और ये नॉर्मल कौन सा है, इम्पल्सिव। किसका मतलब टेंशन क्या है, इम्पल्सिव, मतलब ये मोमेंटम के चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। इनका जो इफेक्ट होगा टेंशन का और नॉर्मल का, दोनों का ही क्या बोलते हैं, मोमेंटम के चेंज में पार्टिसिपेट होगा। ठीक, अब जरा देखो कोलिजन के बाद हुआ क्या, कि ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे, ये इसके अंदर घुस गया। ठीक है, और पूरी सिस्टम वी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ गई। क्लियर है। तो सोचो, अगर मैं बुलेट के बारे में डिस्कशन करूं, बुलेट के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, तो जरा एक बार देखो, ये है बुलेट की इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में। ठीक, कितने स्पीड से था बताइए, यू। ठीक, तो एम यू, ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है यहाँ पे। अब बुलेट के ऊपर देखो, बुलेट का ये देखो, फाइनली जो बुलेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देखो वी वेलोसिटी से। ठीक, तो इसकी फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, एम इंटू वी। अब इसके ऊपर देखो फोर्स किधर लगा है, इसके ऊपर फोर्स देखो, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है ना, इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स ये लगा है। तो याद करो तो क्या लिखा था हमने, कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू जो नेट फोर्स है, ठीक, इनटू डी टी इंटीग्रेशन, ऐसे लिखा था ना, समझ में आ गई बात। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखो तो कितना है, एम वी फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली मैं ऐसे लिख दूंगा एम यू माइनस एम वी। ठीक, गलत लिख रहा हूँ, हाँ गलत लिख रहा हूँ। ये कितना होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू, देखो जो नॉर्मल फोर्स जो है ना इसके ऊपर, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, तो मैं यहाँ माइनस लिख दूंगा एम इंटू डी टी। एक इक्वेशन हमने ये ले लिया, ये समझ में आया सबको। देखो नॉर्मल किधर लगा है, पीछे की तरफ, लेकिन चेंज इन लीनियर मोमेंटम किधर हो रहा है, राइट साइड हो रहा है ना, तो हम इसलिए हमने यहाँ पे माइनस ले दिया, तो उसी वेक्टर्स को हम बैलेंस कर रहे हैं। ओके, तो ये बुलेट के बारे में हो गया। ठीक, अच्छा इसको ए ब्लॉक मान लेते हैं, इसको बी ब्लॉक मान लेते हैं। तो ए के बारे में जरा डिस्कशन करें। ठीक, अब ए के बारे में देखो हुआ क्या, ये बेचारा पहले तो रेस्ट पे था। ठीक, ए तो रेस्ट पे था। ठीक, और इसके ऊपर टेंशन फोर्स इस तरफ लगा था जिस समय ड्यूरिंग कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो टेंशन रेस्ट पे है, कि इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी है, जीरो, इसका फाइनल मोमेंटम कितना है, एम इंटू वी, राइट साइड, है ना बेटा।
बात समझ में आ रही है? अब देखो तो जरा, हम क्या लिखेंगे, टी टाइम्स डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, क्यों लिखा है ऐसा, देखो लिखते हैं ना, टी के डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज देखो तो फाइनल उसी डायरेक्शन में एम वी, और इनिशियल कितना है 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, उसी तरीके से बी के बारे में लिखते हैं। बी के ऊपर देखो, ये रहा एक फोर्स की इधर लग रहा है और एक नॉर्मल इधर को लग रहा है ना, और दोनों ही इंपल्सिव है, तो दोनों का इफेक्ट होगा। ठीक, इसकी इनिशियल मोमेंटम कितनी थी, देखो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या था 0। ठीक, इसको हटा देता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पे था, बुलेट के हिट होने के बाद ही तो ये आगे गए। ठीक, अब इसके बाद फाइनल मोमेंटम क्या हो गया है कि ये जो है v वेलोसिटी से आगे चला गया। तो देखो को क्या लिखेंगे हम इसमें, देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम पहले लिख देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन देखो राइट साइड है, तो राइट साइड वाले फोर्स को प्लस में लिखेंगे, उसके अपोजिट फोर्स को माइनस में लिखेंगे। क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एन माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया क्लियर। ये तीसरा इक्वेशन आ गया क्लियर। अगर मैं तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं, ठीक है, अच्छा इसके साथ नाइंसाफी हो गया, मैंने इसको क्या किया, इगर को इगर लिख देता हूँ पहले, हर बार मोमेंटम को पहले लिख रहा था, इसमें फोर्स को पहले लिख दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऐसे, इसका एम वी इज इक्वल टू टी, बस कुछ नहीं किया बेटा, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बाकी सब कुछ ठीक ही था। ठीक है, अब जिसको देखो यहाँ पे, अब तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं, देखो माइनस एन डी टी प्लस एन डी टी गायब, माइनस टी डी टी प्लस टी डी टी गायब, क्लियर है यहाँ पे। अब इसको जोड़ो, एम वी एम वी एम वी, 3mv माइनस एम यू इक्वल टू 0, राइट साइड में तो कुछ बचा ही नहीं, तो देखो तो v कितना आ गया, m बाई सॉरी m तो कैंसिल हो गया, u बाई 3, इतने स्पीड से वो चले जाएंगे, समझ में आ गया। तो अगर इम्पल्स पूछा जाए, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ प्लेस कर दो, कहाँ है कि ये रहा, तो v की वैल्यू को यहाँ डाल दो, इम्पल्स ड्यू टू टेंशन कितना हो गया, m इंटू यू बाई 3, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल यहाँ डाल दो, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना यहाँ पे। तो u की वैल्यू को क्या रख देंगे, सॉरी u को गिवन है, v को क्या रख देंगे u बाई 3, तो इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल आ जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। बस हो गया, सब कुछ जो भी चाहिए था ना सब निकाल दिया हमने, एक अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल इसके ऊपर हमने किया है अभी। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से। ऐसे ही बच्चों एकदम आंसर देख के रहो, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, उस एग्जांपल के जरिए कॉलिजन वाले टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूं। कॉलिजन पे एक और लेक्चर जो होगा वो वेक्टर्स वाला लेक्चर होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अच्छे सवाल उसमें जो जेई में पूछे गए हैं उन सवाल को हम डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक, आज तो बस उसका ब्रीफ एक पहले मैं समझा दूं कि कॉलिजन होता क्या है, सबको आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है, चल अब देखो यहाँ पे कुछ केस, एक सिंपल सा केस मैं लेता हूँ। मान लो एक स्मूथ सरफेस है, अच्छे से समझोगे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका एम मास है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास एम है, और ये स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, और ये वाली एंड फ्री है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। क्लियर है बेटा, मैंने कहा कि इसकी स्पीड u2 है और इसकी स्पीड u1 है, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। भाई u1 u2 से बड़ा नहीं होगा तो कॉलिजन कैसे होगा, जाहिर सी बात है यार। ठीक, तो इसकी स्पीड जो है ना इससे ज्यादा है। ठीक, अब कॉलिजन, अब ये यहाँ पे ये कि कोई जस्ट बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ स्मूथ सरफेस है, इतने स्पीड से चल के जाएंगे, ये आगे को आएगा, यहाँ पे हिट करेगा, तो जिस समय ये हिट कर रहा है इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक, मतलब जस्ट बिफोर कॉलिजन, मतलब यहाँ हिट करने से पहले मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये अभी हिट, ये कितना था u1, क्लियर, इसका मान मतलब जस्ट बिफोर। हम क्या करेंगे उससे बहुत पहले क्या होता है, ठीक, हम तो हमें को बस ये चेक करना है जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर एंड ड्यूरिंग कॉलिजन, हमें को बस इतने से मतलब है। उसके बाद अगर होगा कभी तो वो तो हम निकाल ही सकते, वो तो बेसिक काइनेमेटिक्स और बेसिक लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, वो तो हमें पहले से पता है। ठीक, हम कॉलिजन को स्पेशली यहाँ की देख रहे हैं हम लोग। सो u1 u2 से बड़ा है, तो सोचो जरा, ये स्प्रिंग जो है अनएस्टेड मतलब नॉर्मल
सिचुएशन में है, अनस्टेट कंडीशन में है, ठीक। जैसे ही इसको कोलाइड करेगा, ठीक, होगा क्या, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, ठीक। कुछ देर के बाद, ठीक है, मैं इस टाइम ड्यूरेशन को देखो, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, ये भी आपको पता है, मुझे भी पता है ये बात। बट उस कम टाइम में क्या क्या हुआ होगा, इन सभी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। ये कौन सा केस हो गया बेटा, जस्ट बिफोर कॉलिजन, जस्ट बिफोर कॉलिजन के बारे में हमने डिस्कशन, ये डायग्राम, ठीक। अब ड्यूरिंग कॉलिजन पे 2-3 डायग्राम में बनाऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक। अगर ये समझ में आ गया ना बेटा, तो समझ लो कि एकदम परफेक्शन आ जाएगा तुम्हें कॉलिजन में, ठीक। देखो जैसे ही आगे को जाएगा, अच्छा ये बताओ, U2 छोटा है, U1 बड़ा है, ठीक। तो ये इसको हिट करेगा कि स्प्रिंग कंप्रेस होना स्टार्ट होगी, होगी ना भाई, घर वाले की स्प्रिंग ज्यादा है, इधर तो ये स्प्रिंग को पहले कंप्रेस करेगा। तो मान लो कि किसी भी एक कंडीशन में स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होकर ऐसा हो गया है, ये कुछ स्प्रिंग में कंप्रेशन है x1, क्लियर। तो अब सोचो जरा, x1 जब स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है, ठीक, तो उसको इससे मतलब ही नहीं है कि इस एंड पे कौन है, इस एंड पे का है, वो तो बस अपने नेचुरल एंड की तरफ फोर्स अप्लाई करता है ताकि वापिस से नेचुरल एंड गेन की जा सके। तो जो फोर्स लगेगा इस तरफ दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, क्लियर है, कितनी वैल्यू होगी, तो kx1, यही होता है ना, स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आ गया x1 मल्टीप्लाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर। अब सोचो जरा, ठीक, वो तो यहीं से जैसे ये इसको हिट करेगा ये काम शुरू हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो कि ये वाली फोर्स इस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है ना, और ये वाली फोर्स इसकी वेलोसिटी को अपोज कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटनी स्टार्ट, और इसकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट होगी। समझ में आ गई बात में, क्लियर है। मतलब U1 जो होगा वो घटेगा और U2 क्या होगा, बढ़ेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई बात। लेकिन अभी भी U1 इसकी जो है वेलोसिटी U1 गैस मान लो, और इसकी वेलोसिटी U2 गैस है, मतलब ये डिक्रीज होकर U1 गैस हुआ है और ये इंक्रीज होकर U2 गैस हुआ है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक। अभी भी यहाँ पे U1 गैस जो है वो U2 गैस पे बड़ा है, ठीक। तो अभी भी इसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन करते करते एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इनके बीच में मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। दिस वन इज द केस ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब मैक्सिमम फोर्स, इस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, कि एक्स, समझ में आ गई बात। ये स्प्रिंग फोर्स है हमारा, क्या कि मैक्सिमम कंप्रेशन केस, ये कौन सा केस है बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन केस। अब मैक्सिमम कंप्रेशन का सेंस देखो, हुआ क्या, इसकी वेलोसिटी अभी भी ज्यादा थी, इसकी कम थी, फिर ये कंप्रेस करता जा रहा है, इसकी स्पीड घटती जा रही है, देख रहे हो ना, U1 घटता जा रहा है, इसकी बढ़ती, एक समय होगा जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। जैसे ही बराबर होगा इसी केस को हम क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है। आखिर क्यों, तो देखो जब मैक्सिमम जो फोर्स लगा इनके बीच में, उस समय सिचुएशन देखो, मान लो कि ये, अब इसके बाद इसकी वाली वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसकी और कम होगी, तो देखो ये कम हो क्या जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो देखो रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया ना, मतलब स्प्रिंग जो है अब रिलैक्स होना स्टार्ट होगी। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का सेंस कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए, तो ये रहा मैक्सिमम कंप्रेशन के, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो लेट कंसीडर द v इज दिस वन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन इज x, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, ये काम तो चल रहा है क्योंकि अभी भी ये फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है और ये वाली फोर्स इसके सपोर्ट में लग रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये वाली वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि स्प्रिंग पहले क्या हुआ था, इसकी वेलोसिटी जागा की ये कम थी, ये धीरे चलना था, ये जोर से चलना था, कॉम्प्रेस किया मैक्सिमम इसमें, अब ये जागा तेज चल रहा है, अब ये धीरे धीरे चल रहा है, रिलैक्स हो गया, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के बाद सिचुएशन क्या हो गया कि ये बेचारा अब कुछ फाइनली U1 गैस मैंने माना था U2 डबल गैस से, और ये इससे अलग हो गया है, सॉरी U1 था ना, कि U1 डबल गैस, U2 डबल गैस से स्टार्ट हो गया, स्प्रिंग ने कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दिया है, क्लियर है यहाँ पे।
अब नेचुरल लिंक में आ गया। अब इस केस में U2 डबल गैस इज ग्रेटर देन U1 डबल गैस। पूरी कहानी समझ आ गई कि ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक, सॉरी जहां तक ये ड्यूरिंग कॉलिजन का केस है, ठीक। और ये क्या है, जस्ट आफ्टर कॉलिजन। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है बेटा यहाँ पे। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो कर्व हमने समझा है यहाँ पे, अगर इस पूरे दौरान बॉडी की शेप अगर मेंटेन रह जाती है तो इस कोलिजन को बोलेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। समझ में आ गई बात। और अगर बॉडी के शेप में कहीं भी किसी भी दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट, चाहे स्प्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग दो ऑब्जेक्ट ये दोनों सिस्टम के पार्ट है जो कि आपस में कोलाइड हो रहे थे, समझ में आ गई बात। इनमें से कोई भी डिफॉर्म हो गया, किसी का भी शेप खराब हुआ तो कोलिजन इज इन इलास्टिक। समझ में आ गई बात। सो ध्यान जरा समझो, बॉडी के शेप के कारण जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। याद है आप लोगों को पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना, कि कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से जो एनर्जी एसोसिएट होती है बॉडी के साथ दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ऐसा कुछ है तो मान लो कि होगा क्या, पहले तो देख रहे हो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग का केस लिया, और ये जरूरी नहीं कि स्प्रिंग हो, मैंने स्प्रिंग जानबूझ के रखा था ताकि तुम्हें ये फील हो हर बॉडी जो है वो स्प्रिंग की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। इस पे पूरा का पूरा एक इलास्टिसिटी की चैप्टर है, क्लियर है यहाँ पे। तो अगर देखो इसका इनबिल्ड पहले से ही दोनों के पास इनबिल्ड स्प्रिंग बिहेवियर है, ठीक। मैंने स्प्रिंग जानबूझ कर दिखाया ताकि आप स्प्रिंग को समझ सको, और अब उसको अगर बॉडी अब स्प्रिंग भी ना हो ना तब भी ये स्प्रिंग जैसा बिहेव करेगा। देखो ना, स्प्रिंग पहले कंप्रेस होकर गया, कंप्रेस कर और उसके बाद रिलैक्स हो गया, मतलब कंप्रेस मतलब स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल कंडीशन में आ गया। इसका मतलब कि कोई भी एनर्जी पहले डिफॉर्म करने में एनर्जी गायब हुई थी, अब उसने रिफॉर्म किया तो उतनी एनर्जी उसने लॉस कर दी। समझ में आ गई बात ना, मतलब जितनी उसने एनर्जी ली थी रिफॉर्म होने के लिए वो क्या ना उसने वापस कर दिया रिफॉर्म होने के लिए, मतलब कोई भी लॉस नहीं हुआ। मतलब इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक। ये तो समझने की बात होगी। चलो एनर्जी कंजर्वेशन में डिस्कस करके इस पे, तो इस पूरे कॉलिजन के दौरान जितना फोर्स इसने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा उतना इसने इसके ऊपर अप्लाई किया होगा। तो मतलब सिस्टम अगर हम ले ले तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब ये पूरे सिस्टम का पार्ट है तो एक्सटर्नल कोई है नहीं, तो जब एक्सटर्नल नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, ये बात आपको पता है, ठीक। तो कॉलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कॉलिजन गिवन हो पूरे सिस्टम की मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व होती है। हुआ क्या, देखो इसकी मोमेंटम इनिशियली ज्यादा थी, अब उसकी कम हो गई, समझ में आ गई। इसकी मोमेंटम कम थी, उसकी ज्यादा होगी, ठीक। मतलब मान लो कि ये 100 थी मोमेंटम और इसकी कुछ 50 थी, तो अब ये 50 हो गया वो 100 हो गया, अगेन द सेम मोमेंटम जो टोटल था वो तो कंजर्व ही है। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ है। और देखो इस पूरे सिस्टम में अकेला जो फोर्स है वो कौन है, स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग ने फोर्स अप्लाई किया, ठीक, जो कि कंजर्वेटिव है, ठीक। मतलब देयर इज नो चांस ऑफ लॉस ऑफ एनी एनर्जी, क्लियर। मैं बस ये मान के चल रहा हूँ कि बॉडी की शेप ने बॉडी की जो शेप है रिगेन हो गई है, ठीक। मतलब देयर इज नो चांस ऑफ एनी लॉस ऑफ एनर्जी, क्लियर। मतलब इनिशियल potential energy is same as the final potential energy, so initial kinetic energy same as the kinetic energy at any moment, ठीक है। तो अगर यहाँ एनर्जी लिखोगे, यू इनिशियल लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड नहीं है नेचुरल, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम U1 स्क्वायर प्लस हाफ एम U2 स्क्वायर, ठीक। इस केस में देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखोगे, मैं मैकेनिकल एनर्जी लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैकेनिकल एनर्जी क्या लिखोगे बताओ तो जरा, देखो हाफ एम U1 गैस स्क्वायर प्लस हाफ एम U2 गैस स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की, लेकिन स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन भी है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक। ये मैकेनिकल एनर्जी है इस पर्टिकुलर केस में। इस केस में कितनी है मैकेनिकल एनर्जी बेटा, बता दो जल्दी से। देखो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन x हुआ है तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ, दोनों का मास सेम है तो 2m, क्यों मैं लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो गई है, v स्क्वायर ऐसे लिख लोगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही आएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। इस केस में क्या लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी, देखो तो जरा, हाफ एम U1 डबल गैस स्क्वायर प्लस हाफ
m u2 डबल गैस स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसमें फिर से जीरो हो गई है। तो देख रहे हो ये एनर्जी और ये बराबर है, और किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी घटा है, ठीक, वो किसमें गया, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक, और कहा गया, पोटेंशियल एनर्जी में। देख रहे हो ना, मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, फिर से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। मतलब कन्वर्शन ऑफ काइनेटिक इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इनटू कन्वर्सन चल रहा है, ठीक है। और ये सारी कहानी सिर्फ और सिर्फ कुछ पीको या माइक्रो सेकंड में कंप्लीट हो गई है। उस पूरे का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है एक अच्छे सवाल के साथ। स्प्रिंग देखो बेटा, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, देखो ये होता है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स, या अगर वेक्टर फॉर्म में, क्लियर है। तो ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन शो कर दिया है, तो जब डायरेक्शन शो कर दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखोगे, क्लियर है ना। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, फोर्स एक वेक्टर है, जब आपने डायरेक्शन शो कर दिया तो नेगेटिव। देखो ये क्या कह रहा है कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा ना, एक्स क्या है, नेचुरल लेंथ से कॉम्प्रेशन या इलोंगेशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर एक पॉजिटिव हुआ तो फोर्स नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो फोर्स पॉजिटिव, सिर्फ डायरेक्शन को, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिलेट कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक नहीं होती है, ठीक, माइनस जस्ट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। स्प्रिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो के एक्स की होती है, जो हमने यहाँ लिखा है, ठीक है बेटा। ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई है। अब अगर ये पूरी कहानी समझ में आ गई है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर इनिशियल के बराबर है, मतलब आपने ये कहा कि यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस ही नहीं है, मतलब मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपके पास अब भी फाइनली जो भी किया आपने, मार्केट गए, जो भी खर्च किया, ये पूरा सिचुएशन वही है, जो भी किया, कहीं से उधार लिया, कुछ भी किया, 100 रुपए वापस लेकर घर आ गए, मतलब यू हैव नो लॉस ऑफ मनी, यू हैव नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इनिशियल सिर्फ एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में था, फाइनल भी काइनेटिक के फॉर्म में है। तो जस्ट बिफोर कॉलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट आफ्टर कॉलिजन इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो जाए तो दैट टाइप ऑफ कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक। और अगर कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में यूज हो गया है, मतलब बॉडी के शेप को खराब करने में यूज हुआ है, मान लो कि 100 रुपए आप लेकर गए, 80 रुपए लेकर आए, मतलब मैं ये मानूंगा ना कि 20 रुपीज आपने मार्केट में कहीं ना कहीं खर्च किया है, मतलब 100 जूल एनर्जी आपके पास था, फाइनल एनर्जी 80 जूल है, मतलब 20 जूल जो एनर्जी है वो बॉडी के शेप को खराब करने में चली गई है। इसका मतलब बॉडी की शेप खराब हो गई है, तो ऐसे कोलिजन को इन इलास्टिक बोलते हैं। तो वैसे केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो किसी इंस्टेंट में लिखोगे, समझ में आ गया। तो दैट इज द बेसिस ऑफ, ये कोलिजन का वैरायटी मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ठीक है। मतलब अगर लॉस ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाए तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर फाइनल जो है इनिशियल से कम हो जाए तो इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन, समझ में आ गई बात। और मैक्सिमम लॉस किसमें होता है, जब बॉडी आपस में चिपक जाए, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। कोलिजन के दौरान जो फोर्स लग रहा है वो आपको देख ही रहे हो, सब कुछ मैंने बता ही दिया है इस बारे में, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आपने याद रखा, ड्यूरिंग कोलिजन द होल सिस्टम, मतलब जो भी सिस्टम है जो कोलाइड आपस में कर रहे हैं, उस सिस्टम की मोमेंटम जो होती है, ओवरऑल नेट मोमेंटम टोटल ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो कोलिजन का कोई भी सवाल हो, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना, ठीक। और याद रखना मोमेंटम एक वेक्टर है, तो उसको अलग अलग डायरेक्शन में करना। अगर एक ही लाइन के लॉन्ग कोलिजन तो आसान है, लेकिन कोलिजन अगर 2 डायमेंशनल में हो रहा है, लाइक कैरम बोर्ड वगैरह में जब आप खेलते हो तो यार कॉर्नर पे मारते हो और वो दूसरी तरफ चला जाके अगर कहीं और चला जाता है, तो दैट टाइप ऑफ कोलिजन कॉल्ड 2 डायमेंशन। तो वैसे केस में दो एक्सिस चूज करके दोनों एक्सिस के अलोंग प्रॉपरली मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना, क्योंकि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो अगली क्लास में हम इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे, और एक अच्छा मतलब बढ़िया सवाल सब जो होगा वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, थैंक यू, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है, वेरी गुड, ठीक। अच्छा लगता है मुझे अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हो। तो चलो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, और भी कमेंट करो इसके ऊपर, जो पूछना है और पूछो, ठीक है ना। मैं सब कुछ आंसर दूंगा आपको, ठीक है ना। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, ठीक। थैंक यू।